आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले हैं। जी सलाम पर वक्त हो गया रियासत जम्मू और कश्मीर की जुड़ी तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाने का। और चलिए तफसील से खबरों में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात शोपियां की, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। और आपको बता दें कि शोपियां एनकाउंटर में ऑपरेशन के तहत 3 और आउट हो गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। वहीं एक जेसीओ जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक इलाके में 5 से 6 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर थी। जराये के मुताबिक इलाके में 5 से 6 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर थी। इसके बाद 34 आरआर रियासती पुलिस के एसओजी दस्ते और सीआरपीएफ के जवानों ने एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस गांव के घेराबंदी करके उस तरफ इलाके की तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली। तभी छिपे हुए मिलिटेंट्स ने खुद को घेरता देख जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। मिलिटेंट्स की तरफ से की गई ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी में एक जेसीओ जख्मी हो गया। इसे बादामी बाग छावनी के 92 बेस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्दों में से 3 को मार गिराया। इसमें से 2 दहशतगर्द की लाश बरामद की जा चुकी है। तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 3 और आउट हुए हैं। इधर कुलगाम के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ का पता चलते ही मिलिटेंट के वालिद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दहशतगर्द जीनत नायकू के वालिद मोहम्मद इशाक नायकू को जैसे ही यह पता चला कि उनका बेटा भी मुठभेड़ में फंस गया है, तो उन्हें अचानक से सीने में दर्द उठा। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। और शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मकामी बाशिंदे सड़कों पर उतर आए और आजादी की नारेबाजी करने लगे। और कुंदलान गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच हो रही मुठभेड़ में खलल डालने की भी कोशिश की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में करीब 50 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 2 लोगों को मौत की भी खबर है। गुस्साए लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जमकर पत्थरबाजी भी की है। जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तो शोपियां में मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार ऑपरेशन जारी हैं। हालांकि पत्थरबाजी भी इस दौरान एक बार फिर से देखने को मिली। और पत्थरबाजी जो बार बार निकल के सामने आ रही है, और पत्थरबाज अपने मंसूबे में लगातार कामयाब होने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी परेशानी बन रही है। श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आज जो कुछ हुआ शोपियां में, एक तरफ तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बार फिर से कामयाबी मिली, लेकिन दूसरी तरफ पत्थरबाजों से आज भी जूझना पड़ा। सऊद, आपको याद होगा कि बुरहान वानी के उस इनकाउंटर के बाद कश्मीर में जो ट्रेंड चला है वो कदर मुख्तलिफ है। और कश्मीर के किसी भी इलाके में आजकल इनकाउंटर हो तो वहां पर जो इनकाउंटर साइट्स है उनकी तरफ लोगों का जाने का जो सिलसिला है अभी तक रुका नहीं। हालांकि फौज के सरबराह बिपिन रावत ने उस वक्त मुतनब्बिया किया था लोगों को कि इनकाउंटर साइट्स के पास में अगर कोई भी शख्स घूमता फिरता या पत्थर लेकर देखा जाए तो उसे मिलिटेंट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि सऊद मिलिटेंटों की जो इनकाउंटर साइट्स पे जाने का सिलसिला लोगों की तरफ से, उसमें 2 चीजें बड़ी अहम मानी जाती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या मिलिटेंट के जो अफराद खाना है, जो उसके अहल खाना है, जो रिश्तेदार है, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा जो है वो मिलिटेंट बनने के बाद उनकी जो जरूरत में फंस गया है, तो लाजिम सी बात है कि लोकल लड़के जो है वो लोकल जो रिश्तेदार वगैरह जो है वो आना जाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच अगर आपने देखा कि गैर मुल्की मिलिटेंट जब भी इनकाउंटर साइट पे हमें ये पता चलता है कि फलां मोहम्मद बिन कासिम या कोई पाकिस्तान गुजरांवाला का कोई मिलिटेंट लड़ रहा हो, तो ये ट्रेंड जो है ये उस वक्त भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो आज शोपियां में देखा गया 3 मिलिटेंट ढेर किए गए, इसको कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन ऑल आउट है कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रमजान के महीने में मुकम्मल तौर पर सीज फायर की जो अपील रियासती वजीर आला ने प्राइम मिनिस्टर को की थी, उस वक्त तो उसको भरपूर तरीके से अमलाया गया। उसके बाद हमने देखा कि 1 महीना ठहरने के बाद
ये इनकाउंटर जो है दोबारा शुरू हुए। और जैश का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमने देखा कि शोपियान, कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों में हमने देखा कि इनके जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनमें काफी ज्यादा मैन पावर बढ़ाया गया, जिसके बाद 3 मिलिटेंट इलाके से वाकई न सिर्फ एक अस्करी तंजीम को, एक मिलिटेंट तंजीम को नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट में फौज की बात करें तो जिस तरह से गवर्नर रूल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा कि अब कोई भी सियासत हायल नहीं होगी, बल्कि सियासत के ऊपर हावी होने दिया जाएगा। जब सिक्योरिटी मामला होंगे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यही वजह रहे कि आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई, लेकिन बदकिस्मती से एक आम शहरी मारे जाने के बाद इतनी बड़ी कामयाबी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एंगल देखा जाए कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इन इलाकों में काफी सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं जहां मिलिटेंटों को इतना फौज की तरफ से लेकिन तजम्मुल, खबर यह भी मिली कि इन 3 मिलिटेंटों में से एक के वालिद को जब इस बारे में इत्तला मिली तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके अहले खाना के तरफ से क्या कोई रद्दमल सामने आया अब तक, और घर वालों का क्या हाल है? या सऊद, आपको याद होगा कि हमने लगातार कश्मीर एक्सप्रेस में खबरनामे में गुज़श्ता 4-5 महीने से जब ये खबर चलाई कि आखिरी लम्हात में मिलिटेंट जो है वो अपनी वालिदा या वालिद के साथ टेलीफोन पे बातचीत करता है कि उनका अब आखिरी वक्त जो है तकरीबन तय है। लेकिन एक बहुत ही दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया जब वालिद को बेटे ने फोन करके बताया कि वो झड़प में फंस चुका है, निकलने के रास्ते तकरीबन तक मुकम्मल हो चुके हैं। तो वालिद का इंतकाल होना, हार्ट अटैक होना, उसके बाद अफराद खाना की तरफ से कोई भी इस तरह का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन लोगों का तांता बंधा रहा और इजहार ताजियत और बाकी हमदर्दी के लिए मकामी लोग जमा तो हुए हैं। लेकिन ऐसा हमने देखा कि मिलिटेंटों ने लगातार अपने घर वालों को आखिरी लम्हात में इतला दे दी। मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है यहाँ पे शायद इसमें तब्दीली आ सकती है कि आखिरी बार मुलाकात के लिए या टेलीफोन करके अगर अफराद खाना को भी इस तरह से तकलीफ से गुजरना पड़ता है तो शायद ये सिलसिला भी रुक सकता है यहाँ पर। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो इस वक्त गवर्नर रूल के वक्त में सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, क्या वाकई एक सियासी दबाव जब एक जमहूरी हुकूमत थी उस वक्त नजर आता था क्या? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, लेकिन पत्थरबाजों पर तो बहुत ज्यादा सख्ती, बहुत ज्यादा रियायत नहीं बरती जा रही, लेकिन मिलिटेंटों पर भी लगातार लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया, उन्होंने कहा कि पीडीपी के होते, या आपने देखा होगा कि जो बयानात कुछ दिनों से आ रहे हैं उसमें लगातार कहा जाता था कि जो सबसे बड़ी रुकावट दोनों अलायंस पार्टीज के लिए थी वो ये कि पीडीपी को बताया जाता है कि इसका मिलिटेंसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बताया जाता है, जिसके लिए भारतीय पार्टी को आने वाले दिनों में इस तरह से काफी नुकसान से दो चार होना पड़ सकता था। लेकिन गवर्नर रूल में हमने देखा कि आज किसी भी एमएलए के खिलाफ शिकवा नहीं होगा, मकामी लोगों को वजीर नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, आज जो शिकवा होगा अगर लोग करना चाहेंगे तो गवर्नर इंतजामिया से करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि फोर्सेस को ताकत बहुत ज्यादा मिली है और जो सियासी कमजोरियां हायल थी, मुझे लगता है कि उसको दूर करने का ये बेहतरीन जरिया था जिसको पूरी तरह से अपनाया जा चुका है। चलिए, आप नजर बना रखिएगा तजम्मुल, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और दहशतगर्दी के नाम पर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि वहां के नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब ना देख सके। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांदीपोरा में एक कुनबा अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने ये रास नहीं आया उन्हें, और जिस घर में बेटे को डॉक्टर बनाने की तैयारी चल रही थी, अब उस घर में मातम है। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अब्दुल मजीद के कपड़ों से ये खून के दाग तो धुल जाएंगे, लेकिन उन गुनाहगारों के दामन से गुनाहों के वो दाग नहीं धुलने वाले जो मासूमों की जिंदगियां चाकुओं से रेत रहे हैं। इन्हें ना तो माँ की चीखों से फर्क पड़ता है और ना ही उनकी मिन्नतों से, क्योंकि इनमें ना तो इंसानियत है ना ही रहमदिली।
बांदीपोरा के शाहगुंद गांव में एक ऐसी दर्दनाक वारदात हुई जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। दरअसल अब्दुल मजीद अपनी अहलिया शकीला बेगम और 4 बेटों के साथ इसी गांव में रहते थे। अब्दुल मजीद के बेटे ने हाल में ही 12वीं की इम्तिहान पास किया था। अब्दुल मजीद चाहते थे कि उनका बेटा कश्मीर में फैले दहशतगर्दी से दूर जाकर अपना मुस्तकबिल बनाए। अपने बेटे के बेहतर कल के लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा था। वो अपने बेटे का दाखिला जम्मू कश्मीर से बाहर मेडिकल कॉलेज में कराना चाहते थे। शायद दहशतगर्दों को यही बात बुरी लग गई, जिसकी वजह से इतवार रात दहशतगर्दों ने अब्दुल मजीद के घर में धावा बोल दिया। 2 दहशतगर्द घर के बाहर रुके, जबकि एक घर के भीतर दाखिल हो गया। घर के भीतर दाखिल होते हुए दहशतगर्दों ने हथियारों के दम पर कुनबे के सभी लोगों को घर में ही कैद कर लिया और लूटपाट करने लगे। अब्दुल मजीद अपने बेटे का दाखिला मेडिकल कॉलेज में करा पाते इससे पहले ही दहशतगर्दों को घर में मौजूदा रुपयों की भनक लग गई और हथियारों से लैस कातिलों ने मजीद के घर में धावा बोल दिया। घर की मालकिन ने बेटे की पढ़ाई का वास्ता दिया तो लुटेरे की शक्ल में दहशतगर्दों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। बेटों के मुस्तकबिल के लिए देखे गए ख्वाबों को बिखरता देख शकीला फपक फपक कर रो पड़ी। झल्लाए दहशतगर्दों ने चाकू से इस खातून का गला रेत दिया, जिसके बाद खून से लथपथ खातून जमीन पर पड़ी तड़पती रही और दहशतगर्द घर में लूटपाट करते रहे। लुटेरों के घर से जाने के बाद मजीद ने पड़ोसियों से मदद मांगी। किसी तरह इस खातून को अस्पताल तक ले जाया गया, लेकिन तब तक खातून की जान जा चुकी थी। वहीं बांदीपोरा पुलिस ने स्पेशल टीम तश्कील देकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। छानबीन के बाद गुनाहगार पकड़े भी जाएंगे, उन्हें सजा भी होगी, लेकिन उनके इरादों का पता चल चुका है। अमन और तरक्की इन गुनाहगारों को मिटा देगी, इसलिए वो नहीं चाहते कि रियासत के नौजवान तालीम हासिल करें, उनका आने वाला कल बेहतर हो। एक एक कश्मीरी को इनके नापाक इरादों को समझना होगा, जानना होगा और उन्हें नकारना होगा, तभी सचमुच जन्नत बन पाएगी हमारी वादी, हमारा कश्मीर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल यह है कि अपनों का आंसू बहा करके आखिर किस तरह का सुकून हासिल करना चाहते हैं मिलिटेंट। शुमाली कश्मीर में बारामूला के नदिहाल इलाके में पिछले महीने पत्थरबाजी पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई फायरिंग में जख्मी हुए 11वीं के तालिब इल्म की अस्पताल में मौत हो गई। तालिबा का नाम उबैद मंजूर नून है, जो कि 15 दिनों से श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में इलाज करवा रहा था। बता दें कि 25 जून को सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक के उकसाने पर नदिहाल इलाके में बारामूला कुपवाड़ा रास्ते पर तलबा एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान वहां से BSF के जवानों का एक काफिला गुजरा था। एहतजाज कर रहे तलबा ने जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात पर काबू पाने के लिए जवानों को गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें कई तलबा जख्मी हो गए थे। और रियासत में बीजेपी PDP सरकार गिरने के बाद गवर्नर रूल नाफिज हो गया। हालांकि गवर्नर NN वोहरा ऐसे गवर्नर हैं जिनके मियाद में 4 बार रियासत में गवर्नर रूल नाफिज हुआ है, और यही वजह है कि वोहरा अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। रियासत की इंतजामिया की भागडोर संभालने के बाद रियासत के गवर्नर NN वोहरा ने जहां एक तरफ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मुतअद्दिद मीटिंगों के दौरान मुख्तलिफ इंतजामी मामलात के अलावा रियासत के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया, वहीं उन्होंने लोगों के मसाइल भी सुने। गवर्नर ने लोगों के मसाइल हल करने और इंतजामिया की फराहमी में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुतलका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। गवर्नर ने हालिया दिनों वादी के अनंतनाग और बड़गाम अजला का दौरा करके वहां लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने इन अजला की इंतजामिया के साथ मीटिंग करके तरक्याती प्रोजेक्टों में सुरअत लाने और उनको मुकम्मल करने पर जोर दिया, ताकि अवाम उन्नास सरकार की स्कीमों से इस्तिफादा कर सके। रवां माह की 9 तारीख को गवर्नर NN वोहरा ने
तारीखी अहमियत की हामिल शहरा मुगल रोड की सूरत हाल का अज खुद जायजा लिया। गवर्नर ने पुंछ और शुपैया के दरमियान सफर करके इस अहम सड़क प्रोजेक्ट पर जारी काम की पेशरफ्त के बारे में जरूरी मालूमात हासिल की। उन्होंने इस मौके पर मुकामी लोगों और कई सयाहों के साथ बातचीत की। गवर्नर ने इस सड़क पर सफर करने के तजुर्बे के बारे में उनसे जानकारी हासिल की। गवर्नर ने मुगल रोड पर जारी काम के हवाले से PWD के अफसरान को हिदायत दी कि वो पिछले 3 वर्षों के दौरान रखरखाव के अखराजात का जामिया ऑडिट कराएं। उन्होंने चीफ इंजीनियर मुगल रोड प्रोजेक्ट को हिदायत दी कि वो इस सड़क का जामिया सेफ्टी ऑडिट कराएं ताकि सड़क के अहम हिस्सों की फौरी मरम्मत के लिए दीगर जरूरी इकदाम किए जा सकें और इस सड़क पर सफर करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान मुगल रोड पर सफर करने वालों की तजावीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर ने सड़क पर 5 बैतुल-खुला और रेस्टिंग शेड तामीर करने की हिदायत दी। उन्होंने पीर की गली में लंगर की इमारत की फौरी मरम्मत कराने की भी हिदायत दी। गवर्नर ने कहा कि इस हवाले से रिपोर्ट उनके दफ्तर को भेजी जानी चाहिए। निज़ाम बदलने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे सोशल संस्थाएं हैं, पब्लिक पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो काम करने वाले हैं, जगह जगह से डिमांड्स आती हैं, कुछ रिक्वेस्ट आती हैं, कुछ कंप्लेंट्स आती हैं। हमें वैसे भी एहसास है कि जगह जगह को प्रॉब्लम्स हैं, हर ज़िले में हैं और ज़िले के हर हिस्से में है प्रॉब्लम, सब डिवीजन में। तो इस कारण आई एम विजिटिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स टर्न बाय टर्न। अब आज यहाँ आए हैं, यहाँ मसले हैं पानी के, बिजली के, सड़कों के, ब्रिजेस के, तालीम के, हेल्थ के, म्यूनसिपल कमेटीज़ के, पानी पीने की कमी है, तरह तरह के प्रॉब्लम हैं। वाज़ेह रहे कि ये गवर्नर का मुगल रोड का पहला जमीनी दौरा था। मुगल रोड प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ने पीर की गली में गवर्नर को मुगल रोड प्रोजेक्ट के रखरखाव के बारे में एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी। इससे कबल गवर्नर एन वोहरा एक खुसूसी हवाई प्रवास के जरिए पुंछ जिला पहुंचे, जहां उन्होंने अफसरान की एक मीटिंग के दौरान कई तरक्याती मामलात का जायजा लिया। उन्होंने पुंछ जिले में तरक्याती सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए 6.5 करोड़ रुपए की इजाफी रकम को मंजूरी दी। उन्होंने पुंछ जिले के तरक्याती कमिश्नर से कहा कि वो जिले में तमाम बांधों और तहफ़्फ़ुज़ाती कामों का सेफ्टी ऑडिट कराए। गवर्नर ने चीफ इंजीनियर महकमे सेहत आमा से कहा कि वो जिले के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांटों की कारकर्दगी का ऑडिट कराएं ताकि लोगों को मयारी पानी दस्तयाब कराया जा सके। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस के पहले मरहले को मुकम्मल करने के लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपए वागुजार करने के अहकाम दिए। गवर्नर ने ये अहकाम 9 जुलाई को पुंछ में इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग के दौरान दी। रियासत में गवर्नर राज नाफिज होने के बाद गवर्नर का ये तीसरा फील्ड दौरा था, जिस दौरान उन्होंने बरसरे मौका तरक्याती कामों और प्रोजेक्टों पर जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कुछ काम रुके हुए हैं कई सालों के, कुछ छोटे काम हैं, कुछ दरमियाने साइज के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो काम रुकने से बहुत लोगों को दिक्कत है, पानी पीने का हो, सड़क का हो, ब्रिज का हो। तो हमने पूरा जायज़ा लिया है और कुछ फैसले आज कर दिए हैं, अनाउंस भी कर देंगे, कुछ फैसले अगले कुछ 2-3 दिनों में करेंगे। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट की जो पेस है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, उनको कम करना चाहते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के त्राल में एक सिख तलबा को कुछ लड़कों ने मुबैना तौर पर धमकी दी है कि वो इस्लाम मजहब कबूल कर ले, नहीं तो कत्ल कर दी जाएगी। पुलिस तक की शिकायत पहुंच चुकी है और डीजीपी को इस बात की जानकारी है, लेकिन अब तक मुलजिमों पर कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ है। मामला सिर्फ पूछताछ तक ही महदूद नजर आ रहा है। कश्मीर में 90 की दहाई में जो हश्र कश्मीरी पंडितों का हुआ, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अब कश्मीर में कुछ वैसा ही माहौल सिखों के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है।
त्राल में ये सिख कुनबा दहशत में है। वजह है इनके कुनबे की बेटी, जिसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लाम कबूल करने या मारने की धमकी दी गई। लड़की नहीं झुकी तो उसका गला दबाया गया। ये जब माह रमज़ान चल रहा था मंथ, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्होंने मेंटली टॉर्चर किया। उसमें सबसे पहले एक लड़की थी जिसने हमें अपने रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए बोला, नमाज़ पढ़ने के लिए बोला। वहाँ पे एक लड़का है, वो भी हमारे साथ ही पढ़ता है, सेम सेमेस्टर सेम ब्रांच है, यावर नाम है उसका। तो वो लड़का मेरे पास आया 2 बार कि हमें आपके रिलीजन से प्रॉब्लम होती है, हमें आपसे प्रॉब्लम होती है, हमारे रोज़े ख़राब होते हैं। तो उसके बाद मैंने उसे बोला अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप हमारी तरफ ना देखें। तो कुछ आधे 1 घंटे के बाद हम बाहर थे, वहाँ पे सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे। तो वो आए वहाँ पे और सबके सामने बोलने लगे मैं आपको जान से मार दूंगा। गला दबाने आया, बट वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कुछ नहीं बोला। मामला यही नहीं रुका। 2 लड़के जिनका नाम दानिश और आमिर है, उन्होंने आते जाते गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिए। वहाँ पे 2 लड़के ऐसे दानिश और आमिर जिन्होंने काफ़ी बैड कमेंट्स करते थे, बाकी किसी लड़की को नहीं, बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट्स किए। इस बात पे फिर मैंने अपनी फैमिली से शेयर की बात। वो वीसी के पास गए, उन्होंने वीसी से बात की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वीसी से जवाब मिला कि 2 तारीख को यूनिवर्सिटी आइए, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। उनके पास कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट था, वो हमारे नेक पे आए थे मारने, लेकिन उन्होंने फिर यू टर्न लिया, नेक पे नहीं लगा, लेकिन हमने अपनी सेफ्टी के लिए बाजू आगे लाई जिससे हमारी बाजू पे लग गई। उसके बाद हम फिर ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर के पास गए, फिर हम वापस वीसी के पास गए, वीसी को बोला, लेकिन वीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। घबराया हुआ ये सिख कुनबा अगले दिन पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन लड़की के वालिद का कहना है कि एसपी अवंतीपुरा के दबाव में एसएचओ ने एफआईआर की कॉपी वापस मांग ली। एसपी अवंतीपुरा ने एसएचओ को बोला कि भाई कॉपी फटाफट कॉपी क्यों दी है आपने, कॉपी वापस ले लो। एफआईआर की कॉपी की मैंने 2 फोटो स्टेट करके अपने पास रख दिए और एफआईआर कॉपी ले गया। एसएचओ ने बोला कि इस एफआईआर कॉपी का फोटो स्टेट तो नहीं किया है। मैंने कहा हाँ जी मैंने फोटो स्टेट किया है। बोला वो क्या तुम सिख मुस्लिम उठा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे से अर्जुन, मैंने कहा ये जो फोटो स्टेट है ये पूरे कश्मीर वैली को पहुंच गई है। इस पूरे तनाज़े की वजह से मुतासरा सिख लड़की ने खुदकुशी की भी कोशिश की। पापा मैं 3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा क्या बात है बेटा? बोला पापा आपने बोला था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मत जाओ, मैं आपके कहने के मुताबिक नहीं माना, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी चली गई। तो वहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हालात हुए हैं। त्राल के इस मामले ने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। And if they cannot even take action against this kind of people, how the Jammu Kashmir people will be expecting that they will save them from the terrorist attacks? इस मामले में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने ट्विटर पर लिखा है कि केस रजिस्टर कर लिया गया है, मुश्तबा शख्स को पहचान लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन जरूरत सख्त कार्रवाई की है। त्राल में ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। और इधर कश्मीर में सिखों ने बहुत बहादुरी दिखाई और उतनी ही एकता भी इनमें नजर आती है। वो उस वक्त वादी छोड़ करके नहीं गए जब दहशतगर्दी की वजह से कश्मीरी पंडितों को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था। साल 2000 में छित्ती सिंहपुरा में 36 सिखों के कत्ल के बाद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और आज भी कश्मीर में सिख भाईचारे के साथ रहते हैं। साथ ही मकामी लोगों और कॉलेज का साथ भी उन्हें लगातार मिल रहा है। सिख कुनबे पर हुए इस हमले के खिलाफ कश्मीर में आवाज उठने लगी है। वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है। हमने हमेशा यहाँ के मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की आलम हमेशा बराबर जारी रखी है, रोशन रखी है, आइंदा भी होगा। अगर जिसने भी ये किया है, जिस किसी पार्टी या जिस किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मामला बढ़ा और सियासी शक्ल इख्तियार करना शुरू किया तो मुतासिर कुनबे से मिलने सिटीजन काउंसिल और त्राल के सिविल सोसाइटी के लोग पहुंचे और सियासी लीडरान के बयानात आए।
इस एपिसोड को हाईलाइट करके अपने जाती मकासद या सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो हम उसकी कंडमनेशन करते हैं और उनसे इस पुरअमन माहौल को रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ ला हासिल है। उन लोगों से जो ये सियासत वगैरह करना चाहते हैं उनको कहो कि आपके लिए और फील्ड है, इसमें भाईचारे में सियासत में ना आए। दबाव में इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी आ गई है, जिसके रजिस्ट्रार ने तालिबा के घर जाकर भरोसा दिलाया। हमने फौरन जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी दे दिया है, एक इंटरिम रिपोर्ट थी वो, और हम जो है हम चाहते हैं कि थोड़ा इसमें ब्रॉड बेस्ड रिपोर्ट बन जाए। हम देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है इसकी, जो भी बात सामने आ जाएगी उसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाएगा। इस मुद्दे पर त्राल के लोगों के साथ आने से इस कुनबे की उम्मीद बंधी है। त्राल की बिरादरी, अपनी बिरादरी, अब बाकी सरदार जी, बाकी जो सिविल वगैरह है, इनका बहुत ही मशकूर हूँ। ये आए हैं, इन्होंने मुझे हिम्मत दी है, बहुत बहुत मशकूर हूँ इनका भी। त्राल की अलग अलग तंजीमों और सोशल वर्कर्स ने कुनबे से मुलाकात की और एकता की बातें की हैं। इससे उम्मीद है कि गुनहगारों को शर्म आ रही होगी और आगे इस तरह की वारदात पेश नहीं आएगी। साफ है कि कश्मीर को एक बार फिर मजहब के नाम पर तकसीम करने की नाकाम कोशिश हो रही है और इस बार निशाने पर सिख हैं। फिक्र इस बात की है कि कश्मीर की भलाई की सियासत करने वाले इस मुद्दे पर खामोश हैं। त्राल में ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डीडीसी कुलगाम डॉक्टर शमीम अहमद के चार्ज संभालने के बाद तारुफी इजलास का एहतमाम यहां पर किया गया और कुलगाम सेक्रेटरिएट में मुनक्किद इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स ने शिरकत की। इसमें एडीडीसी, एडीसी, एसीआर, एसीडी, सीपीओ समेत जिले के कई अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर एडीसी ने डीडीसी के तजुर्बात और उनकी मुख्तलिफ सलाहियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर डीडीसी ने अफसरान से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और वेलफेयर स्कीम पर भी बातचीत की। साथ ही रुके हुए तरक्कियाती कामों को वक्त पर पूरा करने, पेंडिंग प्रोजेक्ट के शुरू करने और आवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी खासतौर पर बात की। और जम्मू में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने लोगों से उनकी पार्टी की हिमायत करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जम्मू के लोगों के लिए फायदे की बारे में सोचती है। लोगों को हमारी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आगे आना चाहिए, फंडिंग कर सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया लेकिन उनके झूठे वादे निकले। उन्होंने बीजेपी पर जम्मू के लिए कुछ भी नहीं करने का इल्जाम लगाया। जम्मू की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो जम्मू की पार्टी, अपनी रीजनल पार्टी ही लड़ सकती है। और पैंथर्स पार्टी एकमात्र जम्मू की ऐसी पार्टी है जो रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको मान्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली है। जम्मू के लोग जहां आज तक दिल्ली बेस्ड पार्टीज के साथ तजर्बा करते रहे, कश्मीर की पार्टीज के साथ समर्थन करते रहे, और इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू के अवाम को मुकम्मल तौर पर धोखा दिया। जम्मू के अवाम से हम अपील करना चाहते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को स्पॉन्सर करना बंद कर दीजिए। पैंथर्स पार्टी ही आज की तारीख में जम्मू की लड़ाई को लड़ रही है और पाए तकमील तक पहुंचा सकती है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, जम्मू के लोगों का, आपका मॉरल मटेरियल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, फंडिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। और इधर कांग्रेस सेवा दल के कौमी सदर लालजी देसाई ने कहा है कि सेवा दल ने यह तय किया है कि वो जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में कौमी परचम फहराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कमान ने सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के वजीर आला के लिए उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के सभी विंग इस फैसले पर हामी भरती हैं। जी सलाम के कॉरेस्पॉन्डेंट से उन्होंने खास बातचीत भी की। लालजी देसाई कांग्रेस सेवा दल के प्रधान हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मकसद था जम्मू कश्मीर के दौरे का आपका? मकसद एकदम साफ है।
जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश को लूटकर और हमारे पूरे पूरे समाजों को अलग अलग बांटकर यहाँ पे शासन किया, शासन तो क्या कुशासन किया। आज देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके जैसे बहुत सारे ऐसी संस्थाएं और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो एक रंग को मानती है और तिरंगे को नहीं मानती है और देश के संविधान और देश के तिरंगा के लिए खतरा के समान है, उसके सामने एक लड़ाई के लड़ने के लिए वैचारिक तौर पे एक पूरा आंदोलन देश भर में खड़ा हो, उसके लिए हम सेवा दल को तैयार कर रहे हैं। देश भर में सर, आपने कहा एक ही तिरंगा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 निशान हैं, 2 विधान हैं, क्या इसको चेंज करना चाहते हैं? मैं जम्मू कश्मीर के बारे में डायरेक्टली जिस प्रकार देश के संविधान के हिसाब से जम्मू कश्मीर को जो मिला है, आने वाले समय में अगर पूरी प्रक्रिया एक रही तो हर जगह पे एक सा माहौल होना चाहिए। सवाल यह है कि जम्मू और कश्मीर को जिस प्रकार से, जिस हालात में आज भारतीय जनता पार्टी और खास करके पीडीपी ने मिलकर, यही भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू महासभा के साथ जनसंघ और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर अंग्रेजों के समय पर भी बंगाल में और सिंध में सरकार बनाए थे। ये धोखाधड़ी हिंदू महासभा के रूप में पहले भी की गई है, आज दोबारा हमारे देश के साथ। मेरा सवाल ये था कि 2 निशान 2 विधान को क्या चेंज करना चाहिए, आपको लगता है? मुझे लगता है कि पूरी चर्चा को घुमाने की जगह पर जिस भी राज्य को जो भी मिला हुआ है वो राज्य की जनता मिलकर तय करेगी आने वाले समय में उसके लिए। और मुझे लगता है कि देश के संविधान ने जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर चलना चाहिए, पर धोखाधड़ी देश के साथ नहीं होना चाहिए। कि आपको ये लगता है कि इस वक्त बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया, अब कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि गुलाम नबी आजाद उनके अगले सीएम होंगे, क्या आपको लगता है इस वक्त कांग्रेस को कमान संभालनी चाहिए या अच्छी जो एक गवर्नेंस है वो देनी चाहिए? मुझे लगता है पूरे देश भर में बदलाव का जो वक्त है, बदलाव का ये जो नारा है, उस बदलाव के वक्त के अंदर राहुल जी देश के बड़ा प्रधान बनने जा रहे हैं और उसी तरीके से हर राज्य में देश का तिरंगा और कांग्रेस का तिरंगा मिलकर शासन करने जा रहा है, क्योंकि लोगों की जो राय है वो एकदम कांग्रेस की तरफ बन रही है। धोखा से लोग अब त्रस्त हो गए हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो बीजेपी हो। तो अभी क्या गुलाम नबी आजाद सीएम बने, इसके लिए आप लोगों में अवेयरनेस करेंगे कि अभी आप सरकार से बात करेंगे, अपनी पार्टी से बात करेंगे? कौन सीएम बनना क्या ना बनना वो हाईकमान का निर्णय है, सेवा दल का वो भूमिका नहीं है। सेवा दल का भूमिका सिर्फ यही है कि राष्ट्र प्रेम बनाम अति राष्ट्रवाद ये जो है वो लोगों को समझ में आए। और दूसरी बात, राष्ट्रवाद आपने बोला, आपने तिरंगा भी फहराना है, जिस तरह से आपने बोला, कश्मीर में किस जगह पे जाके तिरंगा फहराएंगे आप? हर जिले में तिरंगा हम लोग लहराएंगे और हर जिले में सेवा दल के साथी हैं। हर जिले में हम तो यही सेवा दल के साथी हैं जो अपनी जान की कुर्बानियां देकर देश के अंदर तिरंगा लहराए हैं। इन लोगों की तरह नहीं है कि बातें तिरंगा लहराने की करते हैं और शाखा में गेरुआ लहरा देते हैं। हम अलग प्रकार के हैं। आजादी के जंग में भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, जेलों में भी गए हैं, कभी माफीनामा लिखकर सेवा दल बाहर नहीं निकला है, वही आरएसएस निकला। सेवा दल कब लाल चौक में जाके तिरंगा फहराने वाला है? मुझे लगता है कोई एक जगह को लेकर हमको निशान करने की जरूरत नहीं है। देश के हर नागरिक के दिल में वो एक दिल है, एक श्रीनगर का दिल कहा जाता है लाल चौक। आगे समय वक्त बताएगा कि समय के वक्त के साथ चलेंगे तो तिरंगा हर इंसान के दिल में आ जाएगा। धन्यवाद। लालजी देसाई, जिनका कहना है कश्मीर के हर ज़िले में तिरंगा फहराया जाएगा और कोशिश यही होगी कि पूरे देश को एक ही माला में पिरो के एक अच्छा गवर्नेंस जो है लोगों को दिया जाए। और कांग्रेस पे जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद को अगला सीएम कैंडिडेट घोषित किया है, इस पे इनका कहना है कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगी, सेवा दल और उसके जैसे तमाम दल उसके साथ खड़े नजर आएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर पत्तन के घाट पलहन इलाके में 29 आरकार के जवानों और बीएमओ के इश्तिराक से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पत्तन के दूर दराज के इस इलाके में लगाए गए कैंप में डॉक्टरों की खास टीम ने मकामी लोगों की जांच की। कैंप में 432 लोगों ने अपनी जांच करवाई, जिसमें 138 मर्द, 187 खवातीन और 107 बच्चे शामिल थे। मुफ्त जांच के अलावा मकामी लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी तकसीम की गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स की टीम ने मकामी लोगों को सेहत के तय बेदार भी किया। उन्हें अपने सेहत का ख्याल रखने की हिदायत भी दी गई। मेडिकल कैंप की सबसे खास बात यह रही कि खवातीन की जांच के लिए खातून डॉक्टर और नर्स भी मौजूद थी। यही वजह थी कि इस कैंप में खवातीन ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज हमने यहाँ पर मेगा कैंप किया, जिसमें हमने 20 RR के साथ यहाँ पर विद कोलैबोरेशन किया और इसमें हमने
एक तो अवेयरनेस दी है, दूसरा सेंसिटाइजेशन किया है, तीसरा हमने यहाँ पर जनरल चेकअप्स किए और जो भी पेशेंट पाया गया जैसे कैटरैक्ट है या लेप्रोलाइजेशन के लिए उनको हमने लिस्ट बना के उनका SDH में होगा। और इसके अलावा हमने यहाँ पर दवाएं जो है जो कि आर्मी भी लाई थी और हमने भी जॉइंट के हेल्थ सर्विस की तरफ से जो हमारी दवाएं थी उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दे दिए। प्लस खासकर हमने यहाँ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी है उनके बारे में हमने अवेयरनेस दी। इधर पुंछ के मोहल्ला डूंग्स में PHE के मेन पंपिंग स्टेशन पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की MLC डॉक्टर शहनाज गनई ने अपने फंड से एक पानी का टैंकर PHE महकमे को सौंपा। टैंकर से मकामी लोगों को पानी फराहम होगा और पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। दरअसल मकामी लोग पानी की परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं और इसी परेशानी को हल करने के लिए MLC डॉक्टर शहनाज गनई ने बड़ा पानी का टैंकर मुहैया करवाया है। इस मौके पर उन्होंने इलाके में इस तरह की और भी दूसरी सहूलियात मुहैया कराने का यकीन दिलाया। प्रोग्राम में PHE महकमे के अफसरान मुलाजमीन भी मौजूद थे। हमें जो 10 लाख रुपया CDF से दिया ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये टैंकर मीडियम साइज़ का है, इसकी कैपेसिटी 6500 लीटर, तो ये इंटीरियर्स में पहुंचेगा। यहाँ बड़ी गाड़ी हमारी पानी की नहीं पहुंच सकती, शहर में भी और गांव में जो पीक्स पे है, यहाँ पीक्स पे जहाँ मतलब पहाड़ियों के ऊपर जो गांव है यहाँ बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच सकती। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी खास करके पुंछ टाउन की। आपको पता है कई सालों से जो है यहाँ पानी की बहुत शदीद प्रॉब्लम चल रही है और पिछले दिनों बिल्कुल भी 2-4 महीने से बारिश नहीं हुई। तो हमारे पास PHE के पास सिर्फ एक टैंकर था जो कि बड़ी मुश्किलात हो रही थी PHE डिपार्टमेंट को पानी लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो इसी के मद्देनज़र हमने डॉक्टर साहब से गुजारिश की थी उस टाइम के भाई एक टैंकर जो है अगर आप अपने CDF में से यहाँ पुंछ टाउन के लिए और आसपास के इलाके के लिए दे दें तो PHE डिपार्टमेंट को काफ़ी राहत मिल सकती है। तो उन्होंने हमारी वो जेन्युइन डिमांड जो है उसको मानते हुए आज जो है यहाँ PHE टैंकर का इफ्तिताह किया है। मैं आवाम की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि अब जो पुंछ के पास जो है एक पहला टैंकर था, अब एक डॉक्टर साहब की तरफ से दूसरा टैंकर भी आ चुका है। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है पुंछ की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम जो काफ़ी हद तक जो है वो हल होगी। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बस खड़ी करने के लिए बस स्टैंड बनाए जाते हैं, लेकिन श्रीनगर में बस स्टैंड कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। श्रीनगर के बाटमालू बस अड्डे की दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इसी की बानगी पेश करती हैं। यहां पर गंदगी इतनी बढ़ गई है कि लोग सांस तक नहीं ले पाते। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम लोगों के अलावा यहां के दुकानदारों और दूसरे लोगों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर इंतजामिया बस अड्डे की सफाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता। वादी कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा जमीन पर करार दिया जाता है। आइए आपको इस जन्नत में आज के यहाँ की मकामी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज का दिखाते हैं कि जन्नत को सजाने संवारने के बजाय कूड़ा कचरा और जितना भी यहाँ पर गलाजत व गंदगी के ढेर जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर बटमालू के ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं। पहले यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था, वक्त गुजरता गया, कोर्ट में केस चला गया, बस स्टैंड मुंतकिल हुआ, रोजगार से लोग चले गए, उन्हें बेरोजगारी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो गंदगी और गलाजत के जो ढेर हैं, स्वच्छ भारत अभियान प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोजेक्ट पूरे कंट्री में चल रहा है, बटमालू में आपको दिखाते हैं कि इस पर अमल आवरी रियासती और डिवीजनल इंतजामिया की कितनी है। यहाँ पर बुजुर्ग और यहाँ के मकामी शहरियों ने एहतजाज भी किया, अपनी तरफ से भी कोशिश की, सफाई सुथराई की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप जी मीडिया की टीम पहुंची है बटमालू चौक में, जहां आपको दिखाते हैं कि इस स्वच्छ भारत अभियान का आप देख सकते हैं कि जो कोई भी चीज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं जिन्हें यहाँ पे आना चाहिए था, देख रेख तो ठीक, लेकिन अगर ये गंदगी और बाकी चीजें यहाँ पे हटा देते तो यहाँ से इतना अब बीमारियों का खतरा फूट पड़ा है, क्योंकि बरसती बारिशों के बाद, बूंदाबांदी के बाद अब धूप निकल आई है, लेकिन इससे जो बीमारियां खतरे का उठने का खतरा है उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। जी हाँ, इसको काफी नजदीक होने के बावजूद सिविल सेक्रेटरीट के जहां पर चीफ मिनिस्टर और अब गवर्नर के एडवाइजर साहिबान बैठते हैं, लेकिन शायद ही इस जगह की तरफ नजर पड़ी। सीधे चलते हैं चेयरमैन साहब के पास, आपकी तरफ आना चाहेंगे कि ये जो गंदगी गलाजत के ढेर हैं इसके लिए
क्या कुछ इकदाम अभी तक उठाए गए? अभी तक कुछ इकदाम उठाई नहीं गई है, लेकिन सुबह म्यूनिसिपलिटी वाले आए, उन्हें पार जो अड्डा है उसमें थोड़ा सा सफाई की। यहाँ अभी ये सैलाब से पहले भी आज तक ये गंदगी यहीं पर है और इस गंदगी से हम बीमार हो गए। दुकानदार यहाँ से जो अड्डा शिफ्ट हुआ है, हम कम से कम 1100 दुकानदार बेकार हो गए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि हमें बार बार हर एक गवर्नमेंट से अपील की है कि हमारा कुछ रोजगार का कुछ बंदोबस्त करो। हम तरक्की के खिलाफ नहीं है। आज हम मोदबाना गुजारिश करते हैं डीओकाम साहब से, गवर्नर साहब से। डीओकाम साहब को सब पता है, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया। तरफ वापस आना चाहेंगे, ये जो गंदगी गलाजत के ढेर हैं, सरकार के पास फाइलें पड़ी है, कुछ न कुछ होगा उसका, लेकिन क्या कोई अभी तक आया सफाई कर्मचारी? कोई नहीं आया। आप देख लीजिए, सब कुछ ऐसा ही है। यहाँ बीमारी भी पड़ गई है, अब हम बीमार भी हो गई है और हम क्या बताएंगे, हमें इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। हम तो बहुत गरीब गए और हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं सब क्या। दरअसल शहर आफाक शहर श्रीनगर का ये दिल माना जाता था बटमालू का ये बस स्टैंड, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती थी लोगों की जब यहाँ से सोमो सवारियाँ, टैक्सी, प्राइवेट गाड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए निकलती थी। लेकिन जो ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की ये गाड़ियाँ यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुई, कितना बेहतर होता कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अहदेदार हैं वो इस इलाके की खूबसूरती ना बढ़ाएं सही, लेकिन जो कुछ हमारे पास अब कुदरत का असासा है इसको बचाने और संवारने की सख्त ज़रूरत है। और दूर दराज इलाकों से अगर आपने यहाँ से गुजरना है तो मुंह ढक के आपने चलना होगा, क्योंकि बीमारियां फूट पड़ने का खतरा है। साथ ही मकामी लोगों ने एक बार फिर मुतालबा किया रियासती सरकार को कि किस तरह से अब उनकी मदद की जाए। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तकरीबन बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ पहुँचे हैं और इस इलाके से भी उनका गुजरना होता है। वो हमारा मैसेज यहाँ से क्या लेकर जाएंगे जब वो वापस अपने अपने घरों की तरफ अमरनाथ गुफा में दर्शन करने के बाद जब वापस जाएंगे, तो क्या यही बेहसी हमारी सरकार की वो अपने साथ ले जाएंगे? फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, ओल्ड बस स्टैंड, बटमालू, श्रीनगर। इधर बांदीपुरा में सैकड़ों की तादाद में मनरेगा के तहत काम करने वाले एम्प्लॉइज 2 दिनों से एहतजाज पर हैं। एहतजाजी अपने लिए मनरेगा जॉब पॉलिसी का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8-10 सालों से हम इसी तरह काम किए जा रहे हैं। पिछली दफा हमसे वादा तो किया गया लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ, इसलिए हम गवर्नर NN वोहरा से अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। तंगमर्ग से दवाओं के गैर कानूनी सप्लाई का मामला सामने आया। दरअसल तंगमर्ग में जंगली इलाके गोगलदारा में तंगमर्ग गवर्नमेंट अस्पताल के मुलाजिम इन एक्सपायरी दवाओं को फेंक जाते हैं और मकामी लोगों की माने तो रात के वक्त अस्पताल की ही एम्बुलेंस से कुछ लोग इन दवाओं को फेंक जाते हैं। मकामी लोगों की शिकायत पर जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि फेंके गए दवाओं में से तकरीबन 95% दवाएं एक्सपायर नहीं हैं। एक तरफ गवर्नमेंट अस्पतालों में जहां मरीजों को दवाएं नहीं मिल पाती, लोग दवाओं के बिना दम तोड़ जाते हैं। ऐसे में तंगमर्ग के अस्पताल की यह लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल यह कि क्या इस तरीके से सरकारी दवाओं की तस्करी की जाती है, क्योंकि यह जानबूझकर किया जा रहा है ऐसा नजर आ रहा है। बहरहाल मामले की तफ्तीश जारी है। इधर श्रीनगर के परता पार्क में एसोसिएटेड पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर पर्सन ने एहतजाज किया। इसमें मिलिटेंसी के दौर में गायब हुए बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। उन्होंने रियासत के गवर्नर NN वोहरा से इंसाफ का मुतालबा किया और बच्चों का पता लगाने के लिए भी अपील की। एहतजाज करने आई खातून ने कहा कि महबूबा सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इस मामले में रियासत के गवर्नर से उन्हें उम्मीदें हैं कि वो कुछ करेंगे। पट्टन के खंबियार में गवर्नमेंट मेडिकल सब सेंटर के मुलाजिमीन हमेशा नदारद रहते हैं। मेडिकल सेंटर में ताला लगा हुआ रहता है और मकामी लोगों का यह कहना है कि बीमार पड़ने पर उन्हें गांव से 7 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर होना पड़ता है। उनका कहना है कि गांव में गवर्नमेंट मेडिकल सब सेंटर सिर्फ नाम भर का है, यहां किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। मकामी लोग जिम्मेदार अफसरान से इस पूरे मामले में फौरन एक्शन लेने का मुतालबा करते हैं। इधर श्रीनगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर के जमकर एहतजाज किया और नारेबाजी की। एहतजाज करने वाली खवातीन अपनी तनख्वाह में इजाफा करने और पेंडिंग तनख्वाह जारी करने का मुतालबा कर रही थी। और अब बात जम्मू के किसानों के लिए, जिनके लिए अच्छी खबर है। अब यहां पर केले की तिजारती पैदावार की जा सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने केडला फर्मा की मदद से कामयाब ट्रायल कर
टिश्यू कल्चर से केले की G9 वैरायटी तैयार की है। ये वैरायटी जम्मू की धरती पर एकदम से फिट साबित हुई। अगर किसान इसे लगाए तो फी एकड़ 25 से 30 टन केले की पैदावार की जा सकेगी, जिससे किसान कम से कम 2.5 लाख रुपए कमा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर जितना भी बनाना है वो बाहर से आता है, यहाँ पर पैदा नहीं होता। और हम लोगों ने काफ़ी 2-3 साल से सोच रहे थे कि यहाँ पर जो जम्मू रीजन है, एटलीस्ट कश्मीर में तो मुश्किल है बिकॉज कोल्ड क्लाइमेट की वजह से, जम्मू रीजन में तो होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के चीफ राम विश्वकर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ तकरीबन 200 करोड़ के केले दूसरे रियासतों से इंपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में अगर केले की पैदावार जम्मू में होने लगी तो दूसरी रियासतों के बजाय जम्मू कश्मीर में जम्मू के केलों की सप्लाई होगी, जिससे यहाँ के किसान मालामाल तो होंगे ही, रियासत के लोग पहले के मुकाबले सस्ती कीमतों पर केले का मजा ले पाएंगे। अहमदाबाद में एक कैडिला फार्मास्यूटिकल्स बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी एक एग्रीकल्चरल विंग है, कैडिला एग्रोवेट। उनके पास एक नई टेक्नोलॉजी है बनाना, ग्रो करने की, जिसको हम लोग साइंस में टिश्यू कल्चर बोलते हैं। 2 साल पहले हमने उनके कोलैबोरेशन में एक ट्रायल किया जो हमारे चट्ठा फार्म है यहाँ जम्मू में, उसमें शुरू किया। और अभी 3-4 महीने पहले उसके हमें रिज़ल्ट मिले। तो वो रिज़ल्ट बहुत इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट मिले कि जो ग्रोथ है बनाना की, वो नॉर्मल जो प्लेन्स में या महाराष्ट्र या गुजरात में होती है उससे भी अच्छी है। और दूसरी क्वालिटी जो उसकी बनाना की है, जो शेल्फ लाइफ है, हमने खुद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक उसको रख के देखा। यहाँ पर अच्छी सेल्फ लाइफ है उसकी, स्टेबिलिटी की। आपको बताते हैं कि ये ट्रायल कैसे हुआ। अगस्त 2016 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने चट्ठा में 2 एकड़ इलाके में टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए केले के प्लांट 6-6 फीट की दूरी पर लगाए। हर प्लांट के लिए 1 बाई 1 फीट का गड्ढा किया गया। 13 महीने में ही केले की पैदावार होने लगी। केले के पेड़ का कद 6.5 से 7.5 फीट तक आ गया और भरपूर पैदावार हुई। अब आपको ये भी बता दें कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर के तहत पेड़ के पार्ट से ही छोटे छोटे प्लांट डेवलप किए जाते हैं। इनको कई तकनीकों से गुजारा जाता है ताकि प्लांट सही तौर पर डेवलप हो सके। मुल्क में इन दिनों टिश्यू कल्चर से खेती जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि इस तरीके से किसानों को खूब पैदावार मिल रही है। राजन वैद की रिपोर्ट, जी मीडिया जम्मू। और इधर चंडीगढ़ से माउंटेन बाइक राइडर्स का एक ग्रुप इन दिनों सोनमर्ग पहुंचा हुआ है। और माउंटेन बाइक राइडर्स का मकसद टूरिज्म को फरोग देने के साथ साथ ट्रैफिक कानून के तहत लोगों को भी बेदार करना है। राइडर्स ने जी सलाम से खास बातचीत की। स्टार्ट जो किया है वो नई मुंबई से किया है। हम जो मुंबई से लोग हैं वो टोटल 9 से 10 लोग आए हुए हैं। मुंबई से स्टार्ट करके हमने अभी तक 2 से 2,500 किलोमीटर कवर कर लिया है। और अमरनाथ यात्रा 3 दिन बंद रहने के वजह से जम्मू में अमरनाथ यात्रियों को कई तरह की अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमरनाथ यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानियां रजिस्ट्रेशन कराने में आ रही हैं। लोगों का कहना है कि वो बाबा बर्फानी के दीदार करने के लिए आए हैं, उन्हें जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कई लोगों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो 2-2 दिन से लाइन में लगे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ उनका मेडिकल चेकअप नहीं हो पा रहा। यही नहीं, खाने पीने तक के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।